आज हम लोग जो आने वाला एग्जाम बीपीएससी का है उससे रिलेटेड जो प्रश्न आने की संभावना है उसका हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे तथा ये जो प्रश्न है कुछ प्रीवियस ईयर का है उसके आधार पर हम लोग उस प्रश्न का भी देखते हुए चलेंगे। तो देखा जाए पहला है इसमें 112 में अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत के रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन किस देश के त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी। तो देखिए उस समय जो 2018 में रक्षा मंत्री श्रीमती जो निर्मला सीतारमन थी वह किस देश की तो उस समय वो जो गई थी वो कजाकिस्तान के रास्ता पर। लेकिन ये 2018 का अगर हाल ही में देखें तो जो यात्रा हुई है क्योंकि कोविड के कारण 2020 और 21 की बात की जाए तो कोविड के कारण तो विदेश यात्रा हुआ नहीं। लेकिन अभी बात की तत्काल 2021 में जो एक बांग्लादेश का था जो 50वें वर्षगांठ पर उसमें देखेंगे तो आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति नहीं जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद वो भी गए थे। तो जानते हैं कि वो लोग गए थे तो वहाँ क्या क्या कुछ वार्ताएं हुई जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो जब राष्ट्रपति जाते हैं राष्ट्रपति से पहले पीएम मोदी गए थे तो पहले राष्ट्रपति का चर्चा कर लेते हैं। कोविंद जी जो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं अब्दुल हमीद के कहने पर निमंत्रण पर वो जाते हैं रामनाथ कोविंद जी। 3 दिवसीय यात्रा रहता है वो लगभग दिसंबर के आसपास 2021 में जाते हैं और कुछ मीटिंग होता है जिसमें से MiG-21 भी उपहार के रूप में बांग्लादेश को इसी में दिया जाता है जो उसका 50वां वर्षगांठ था। तो उससे पहले जो पीएम मोदी भी जा चुके होते हैं रामनाथ कोविंद के जाने से पहले उस वर्षगांठ के अवसर पर। तो पीएम मोदी और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ वार्ताएं हुई कुछ संधियां हुई वो हम लोग जानेंगे जिसमें से क्या होता है एक अलग ट्रेन चलाई जाती है। पहले से तो 2 ट्रेन चल रही थी भारत और बांग्लादेश के बीच जिसमें मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। एक तीसरा ट्रेन है जिसका नाम है ये मिताली एक्सप्रेस। तो ध्यान में रखेंगे मिताली एक्सप्रेस है जो कहाँ से कहाँ चलेगी यह चलेगी ढाका से लेके यानी भारत के बीच में चलेगी त्रिपुरा से ये चलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना वही 10 घंटा का है। अगर सामान्य रहा तो सप्ताह में 2 दिन चलने की बात हुई। फिर एक और हुआ कि फेनी नदी पर जो है मैत्री सेतु पुल बनाने की बात हुई 1.9 जिससे क्या होगा सुविधा बढ़ जाएगा आवागमन। तो इसको लेकर ये 2 प्रोजेक्ट हुआ। और उसके बाद तो रामनाथ कोविंद जाते हैं तो एक यहाँ पर क्या होता है एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया जाता है। फिर कुछ स्कॉलरशिप लेकर भी बात की जाती है। तो इन सभी का इसके स्थिति में क्या हो गया वहाँ पर ये सब चीज़ संपन्न हुए। नेक्स्ट देखेंगे 113 में करा अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की मानद नागरिकता वापस ले ली। देखिए आंग सान सू थे कौन। ये आंग सान सू जो है पूर्ण बहुमत के साथ म्यांमार की क्या बनती है राष्ट्रपति बनती है। लेकिन उसके बाद बनने के बाद ही क्या होता है वहाँ के सत्ता सैनिकों के हाथों में यानी जो सेना होता है वो अपने अधिकार में सैनिक अधिकार में ले लेता और आंग सान सू को क्या कहता उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वो अभी जेल में। हालांकि फिर जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का उसमें जब वोटिंग होता है हाल ही में देखेंगे 194 में से 119 उसके पक्ष में होता है। तो आप देखेंगे उसी दरमियान में उससे क्या हो जाता है 2007 में जो यूके के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो इनको मानद नागरिकता का पुरस्कार क्योंकि आपको पता होना चाहिए आंग सान सू नोबेल प्राइज विजेता भी है। तो इस तरह से वो क्या किया वहाँ का सत्ता प्लग करके सैनिक को अपने हाथ में ले लिया और ये भी जेल में इन पर आरोप है ये वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर। तो इस तरह से तो फिर मानक जो उपाधि यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया था वह वापस ले लिया गया। ये इनको जो मिला था उपहार मिला था वो जो मानद उपाधि वो 2007 में मिला था। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नाफ्टा की बात हुई है तो नाफ्टा क्या है नाफ्टा जो है यह उत्तरी अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में जो अवस्थित है इसका इंग्लिश ही होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि जो भी उत्तरी अमेरिका में जो देश हैं वो आपस में जो क्या कर रहे हैं जो एक तरह से संधि किए हुए हैं जहाँ पर वस्तुओं का आवागमन कर फ्री हो वो आपस में लेकर एक समझौता वही नाफ्टा कहलाता है। जिसमें आप देख लीजिए उत्तरी अमेरिका में कौन कौन है अमेरिका हो गया ऊपर आ जाइए तो कनाडा हो गया नीचे मैक्सिको यानी इन 3 देशों के बीच में जो कर बाधाओं को लेकर जो आपस में एक पेटेंट ट्रेडमार्क यानी जो किया गया है व्यापार संबंधी जो करार वही नाफ्टा कहलाता है। तो यह नाफ्टा सम्मिलित नहीं है तो आसानी से क्या हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन नहीं है क्योंकि इस उत्तरी अमेरिका ये आता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 115 में कह रहा है 2000 सितंबर 2018 में भारत के किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटीज समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए ये जो प्रश्न है 2018 का है लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि जो हाल ही में एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे तो इसे हम लोग स्किप कर आगे बढ़ेंगे। 116 में देखा जाए अगस्त 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश के में पानी भाषा का प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। देखिए पानी भाषाला तो 2018 के उस समय जो उद्घाटन किए थे सुषमा स्वराज तो पानी भाषा का वो महात्मा गांधी जो थे उन्हीं के जो संस्थान था बनाया गया वहाँ पर वहीं पर युवा और उसके आगे के विकास के लिए हिंदी को पढ़ने लिखने और बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है यह प्रयोगशाला मॉरिशस में जो है वहीं पर महात्मा गांधी में वहीं पर इसको क्या किया गया था उद्घाटन किया गया था। तो ये तो उस समय 2018 की बात है। अगर हाल में देखेंगे तो हाल में आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश और
भारत जो बांग्लादेश का 50वां वर्षगांठ था उस पर जो प्रधानमंत्री और क्या किया गया, राष्ट्रपति कोविंद को बुलाया गया। तो उस समय प्रधानमंत्री गए तो कुछ संधियाँ हुई, जिसमें से क्या देखें, एक अलग से ट्रेन चलने की बात हुई। मैत्री सेतु था, उस पर क्या हुआ, एक मैत्री सेतु फैनी नदी पर बनाने की बात हुई। तो इन दो को हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा जब राष्ट्रपति कोविंद 3 दिन गए थे तो एक MiG-21 उपहार के रूप में 50वां वर्षगांठ पर दिया गया। फिर क्या किया गया, फिर इसी में मुक्ति संग्राम संग्रहालय में उसको दिया गया, और एक क्या किया गया, संग्रहालय का भी ओपनिंग किया गया। तो ये था उस समय का यात्रा जो कोविड के बाद का यात्रा रहता है। अब देखिएगा क्या है, 117 में है, अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया था। देखिए अंग प्रत्यारोपण देने संबंधी जो कानून हुआ यूनाइटेड किंगडम। कारण क्या था, परिस्थिति को समझेंगे। उस समय 2018 की बात है कि यूके सरकार देश में भारतीय मूल के समुदायों को आंतरिक अंगों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए यह कानून लाया था, उत्तक, जिसमें उत्तक के दान देने की बात हुई थी। इसमें क्या था कि एक जो कानून ये लाया गया, यह मैक्स कानून के रूप में जाना गया। यह इसलिए जाना गया क्योंकि एक मैक्स नाम का जॉनसन का बच्चा था, मैक्स जॉनसन, जो 10 वर्षीय लड़का था, इसको हृदय प्रत्यारोपण के बाद उसे बचाया गया था। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया था, कानून भी लाया था यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगावो किस देश के राष्ट्रपति थे। ये 2017 की बात है। वो जो राष्ट्रपति होते हैं एमरसन मनांगावो, वो कहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, ये सभी जिम्बाब्वे हो गया, केनिया हो गया, युगांडा, ये सभी क्या आते हैं, अफ्रीका में ही आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वहाँ पर कुछ और ऐसे इंटरनेशनल जो हाल फिलहाल में 2021 में हुआ घटना उसको देखेंगे। जैसे हैती के राष्ट्रपति जो हैं कौन है, जोवेनेल माइसे, उनको क्या किया गया, उनके ऑफिशियल यानी कि उनके आधिकारिक घर पर घुसकर उन्हें मार दिया गया। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा। जो हैती के राष्ट्रपति उसके लिए यूएन भी क्या किया, निंदा प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद फिर आप देखेंगे जो ये था दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कौन, जैकस जामा, जो जैकस जुमा थे, उनके विरुद्ध भी क्या हो गया, 15 माह का उनको कारावास दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। कारण ये दिया गया है कि उन पर वित्तीय जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो इसीलिए वहाँ की अदालत जो है उनकी अवमानना के मामले को लेकर वही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो जैकब जुमा है उनको 15 माह का कारावास दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 18 किस देश में विगत 2 वर्षों में लागू आपातकाल 20 जुलाई 2018 को। ये हो गया तुर्की में क्या था, आपातकाल लगा हुआ था। जैसे ही तुर्की का चुनाव होता है, राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन आते हैं तो वो क्या करते हैं, इस आपातकाल को हटा देते हैं। तो ये तुर्की हो जाएगा। उसके बाद और जानेंगे हाल में क्या, तो चाड के राष्ट्रपति जो हैं इदरीस डेबी, संघर्ष के दौरान भी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे जब वो संघर्ष कर रहे थे। हालांकि यह उस समय न्यूज आया जब उनका इलेक्शन का जो नतीजा आया, जैसे वो नतीजा विजयी घोषित होते उसके कुछ घंटों के बाद यह न्यूज देखने को मिलता है। तो चाड के जो राष्ट्रपति क्या थे, उदरीस डेबी का क्या हो गया, संघर्ष के दौरान मृत्यु हो गई। यह क्या आ गई सूचना उस समय प्राप्त हुआ जब वो राष्ट्रपति में दोबारा फिर से विजयी हुए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और सैयद जैसे मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो आगे हम लोग देखेंगे उनके बारे में। किस देश में आपातकाल, चलिए ठीक है 120 में हम लोग आते हैं। 120 में करा कि पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया। तो पोलियो का प्रकोप पापुआ न्यू गिनी है वहाँ पर आपातकाल आया था कि यानी पोलियो उन्मूलन वहाँ पर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये केस देखने को मिला, इसलिए वहाँ पर आपातकाल लागू कर दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद हम लोग आते हैं इथोपिया। हाल में एक और न्यूज़ थोड़ा सा याद रखें, इथोपिया के जो पीएम है अहमद आपातकालीन की घोषणा उन्होंने 2021 में की है। कारण यह बताया गया था इथोपिया में अमेरिका भी कहना था कि वहाँ की आंतरिक स्थिति क्या है, सही नहीं है, विद्रोह की संभावना है। इसलिए इथोपिया में क्या किया गया, हाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नेक्स्ट देखेंगे 121 में करा 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत के कुल कितनी बार एशिया कप जीता। तो भारत टोटल 8 बार एशिया कप जीता, उसमें से 5 बार वह फाइनल में श्रीलंका को हराता। यह भी अहम बात है। तो हो जाएगा वह 8वीं बार ये एशिया कप में जीता। नेक्स्ट देखेंगे और अभी जो हाल में जो कुछ क्या हुए, ये तो 2018 का है, 2000 हाल में जो कुछ ट्रॉफी हुए, जैसे आप ध्यान में रखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो विजेता है वह तमिलनाडु रहता है, कर्नाटक को हराकर वह विजयी होता है। और इस टूर्नामेंट में एक अच्छा बात देखने को क्या मिला कि जो अक्षय कॉर्नेवर थे, वह एक अक्षय कॉर्नेवर होते हैं इस टूर्नामेंट में जो 4 ओवर में 0 रन देते हैं। तो काफ़ी है, मतलब ना ही ये अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, ना क्षेत्रीय स्तर पर हुआ है, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये अपने आप में एक क्या है, सम्मान की बात है। जो अक्षय कार्नेवर हैं जो 4 ओवर में 0 रन दिए। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। फिर है
विजय हजारे ट्रॉफी जिसकी चर्चा हम लोग अभी की, उसका जो, हालांकि तमिलनाडु इसमें भी फाइनल में पहुंचता, लेकिन तमिलनाडु फाइनल में हार जाता और हिमाचल प्रदेश जीत जाता, किसमें, विजय हजारे। तो दो हम लोग देखें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है। विजय हजारे ट्रॉफी देखें। अब हम लोग नेक्स्ट में पहुँचते हैं एशियाई खेल 2018। तो ये तो हम लोग देखेंगे नहीं, अब एग्जाम ये 2022 में हो रहा है, तो हाल ही में जो क्या हुआ, खेल हुआ, उसको देखेंगे। तो हम लोग ओलंपिक पे चर्चा करेंगे। ओलंपिक आपको पता होगा 2021 में हुआ, होने वाला था 20 में, लेकिन कोरोना के कारण डिले हुआ। टोक्यो में ओलंपिक आयोजित हुआ, जिसमें क्या हो गया, भारत 7 क्या करता है, पदक लेता है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज को लेता है। इस तरह से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लेता है। गोल्ड तो लेता है नीरज चोपड़ा लेते हैं जो हरियाणा से जेवलिन थ्रो में। उसके बाद 2 अन्य जो चांदी लेते हैं, जैसे एक हो गए रवि दाहिया जो हरियाणा के होता है, वह भारोत्तोलन में। फिर मीराबाई चानू होती है, वह मणिपुर की होती, वो लेती है। तो इस तरह से 2 लिया जाता है चांदी, और 3 जो अलग अलग रहते हैं। एक तो हॉकी में लिया जाता है, पुरुष हॉकी, हालांकि महिला भी जाता है, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल में से बाहर हो जाता है। तो एक पुरुष हॉकी लिया, फिर पीवी सिंधु ली, और कौन कौन हो गया, फिर हॉकी, ये बजरंग पुनिया हो गया, और एक हो गया लवलीना हो गया। तो ये 4 ली। अब पैरा ओलंपिक की बात की है, तो पैरा ओलंपिक में कितना पदक, तो भारत का पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदक लिया। अब इस 19 पदक में 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 सिल्वर, इस तरह से 14 पदक। उसमें से हम लोग जानेंगे कि जो गोल्ड मेडल लिए वो कौन कौन ली, जिससे प्रश्न पूछने की समझ। जैसे अवनी लेखरा, जो अवनी लेखरा थी वो 2 पदक लिए, गोल्ड भी ली और एक ब्रॉन्ज भी ली। गोल्ड ली थी 10 मीटर के राइफल में, और ब्रॉन्ज ली थी 50 मीटर के राइफल में। तो ये ध्यान में रखिएगा प्रश्न पूछने की संभावना। एक और जो लिए थे सुमित अंतिल है जेवलिन थ्रो में, वो भी क्या किए, पैरा ओलंपिक में लिए, गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद बात की जाए, मनीष नरवाल है जो 50 मीटर पिस्टल में लिए थे। प्रमोद भगत और कृष्ण नारायण, ये जो 2 हैं, 2 बैडमिंटन में लिए थे। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदों के साथ 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 रजत। अगस्त, अब देखिएगा, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन थी। देखिए एटीएफ था जो है प्रयोग करने वाली, यानी ये जो तैयार हुआ था जैव ईंधन, वह जेट्रोफा से हुआ था। तो ये जो प्रयोग करने वाली थी वो कौन थी, 2018 की बात की है तो 2018 में वह स्पाइस जेट के द्वारा यह प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था, जिसमें देहरादून से दिल्ली तक यह उड़ान भरी गई थी। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, यानी देहरादून से जो रवाना हुई थी वह दिल्ली तक पहुंची थी, जिसमें 75% एटीएफ यानी कि एवरेशन टर्बाइज फ्यूल रखा गया था, 25% जैव ईंधन था। यह जेट्रोफा फसल से तैयार किया गया था। और आपको पता हुआ जेट्रोफा जो भविष्य का ईंधन के रूप में इसे कहकर संबोधन किया गया जेट्रोफा का। इसको तैयार किया था CSIR तैयार किया था, वो देहरादून वाले, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 124 में जून 2018 को भारत एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक से कितनी राशि। देखिए अटल भूजल योजना जो उस समय जो होता है, ये किनके हो जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, उन्हीं के अथी पे 95 जो जयंती रहता, उन्हीं पर ये अटल भूजल योजना होता है। 6 राज्यों में क्या हो रहा था कि भूजल योजना कि अपनी निर्धारित सीमा से काफ़ी नीचे जा रहा था, उसी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए 6 राज्यों में 600 करोड़ का क्या किया गया, इसके लिए फंड प्रस्तावित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाल में और भी जानेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई जा रहा है, जिसमें एक उज्ज्वला योजना है। हालांकि उज्ज्वला योजना का स्टार्ट क्या हुआ था, उज्ज्वला योजना का 2016 में हुआ था, लेकिन उज्ज्वला 2.0 योजना, इस उज्ज्वला योजना के तहत क्या है, जो भी गरीब परिवार, निर्धन परिवार है, उनको भरे हुए सिलेंडर देने की बात हुई है। ये 2 पॉइंट में, ऐसे 2.1 में सिर्फ सिलेंडर मुहैया कराने की बात, लेकिन इसमें भरा हुआ सिलेंडर, यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये यूपी से इसका उद्घाटन किया, चरण 2.1 का, जो यूपी के बलिया जिले से है। तो इसमें भरे हुए सिलेंडर, वही 1000 महिलाओं को सिलेंडर देकर ये योजना की शुरुआत की। तो ध्यान में रखिएगा, ये चरण 2.0 है। उसके बाद कुछ और भी देखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जैसे बन रहा है, तो ये तो हम लोग, फिर एक क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस जो है उसके 75वें दिवस पर क्या किया गया, 75 रेलवे स्टेशन में क्या किया गया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रदर्शनी किया गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टॉल लगाया गया। अब 124 के बाद 125 में हम लोग आते हैं। 125 में कह रहा, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल ने रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना बारिश, यानी वर्षों का ना बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। कह रहा जो IIT खड़गपुर का जो अध्ययन दल गया था, तो वह क्या अनुमान लगाया, ऑप्शन में 600 वर्ष, 800, 200, 900। तो ये 900 वर्ष अनुमान लगाया कि 900 वर्ष क्या था, इतना वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने से इसका पतन हो गया। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई तो जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किए थे, और वो पहले विद्वान थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रागैतिहासिक काल का संबंधित रखता, और आपको पता होगा इसी में से क्या है, दयाराम साहनी जो है पहली बार हड़प्पा का भी यूज किए थे 1921 में। फिर इसी में एक मोहनजोदड़ो की भी चर्चा होती है, जो RD बनर्जी के द्वारा
इसका क्या किया जाता है, खोज किया जाता है। तो ये तो वो था। अब हम लोग जानेंगे कि क्या सिर्फ 900 वर्ष नहीं, ये 5000 वर्ष पूर्व मानसून परिवर्तनशीलता का मानचित्र भी ये वहाँ खींचे थे। कहाँ पर, लेह नदी है उसी में तसो मोरारी झील के पास में क्या क्या, यही IIT खड़गपुर दल क्या क्या गया, 5000 वर्ष पुराना मानसून परिवर्तनशीलता का एक मानचित्र भी दिखाया। नेक्स्ट देखिए 126 में कह रहा, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि वन रिपोर्ट FSI के द्वारा लॉन्च किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यह पहली बार स्टार्ट 1987 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से होती है, प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो यह जो हुआ था 2017 में, फिर 2019 में, अब 2021 में हुआ। तो 2021 का जो डाटा प्रकाशन हुआ 2022 में हुआ है। तो संभावना है पूछे जाने की। तो हम लोग अब देखेंगे 2018 में तो चर्चा नहीं करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे जैसे इस प्रश्न का जो था, वनों की स्थिति को रिपोर्ट देखते हुए कितना प्रतिशत भाग पर वन और वृक्ष क्षेत्र होना चाहिए, तो वह 24.4% था। तो अभी जानेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वन है, सिर्फ वन की बात कर रहे हैं। तो वन जो है वह है 21.71%। ये ध्यान में रखिए क्योंकि 0.1 से बढ़ रहा है। अगर वही 2020 की बात करें, यानी कि 2021 से पहले 2019 में आया, तो 2019 में यह रिपोर्ट 21 पॉइंट कितना था, मात्र 6% था। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 साल बाद आता है तो मात्र 1 पॉइंट की वृद्धि हुई है, तो 21.71% है। तो ये देखा, ये है भारत की जो भौगोलिक है क्षेत्रों में से वह 71%, 21.71% वन है। लेकिन अगर वृक्ष की बात की जाए तो क्या वन और वृक्ष अगर इंक्लूड करेंगे तो वन तो हो गया एक भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया ना, जहाँ आसपास जहाँ पर वह एक निर्धारित समय सीमा के अंदर, क्षेत्र के अंदर में, जहाँ पर झाड़ियों के साथ साथ वृक्ष भी हो। लेकिन वृक्ष को अगर इंक्लूड किया जाए, वृक्ष और वन को इंक्लूड किया जाए, तो वृक्षों का जो है वह 95,000 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र माना गया, यानी 2 पॉइंट समथिंग % जो है वह क्या हो गया है, यानी कि वह बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो अब वन और वृक्ष की बात की जाए तो जो वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वह 24.62% है। यह क्या है 2021 में। और वही बात की जाए 2019 में तो वह था 2019 है ना, यानी 2017 वाला रिपोर्ट है, तो 18 में आया तो उस टाइम 24.40 था। तो ध्यान में रखेंगे वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, 24.62% है। ये ध्यान में रखना है डाटा को। और वन की बात पूछा जाए, सिर्फ वन और वृक्ष को नहीं इंक्लूड किया जाए, तो वह क्या होगा, वह 21.71% होगा डाटा। तो ये ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना है, देखिए डाटा वही है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी क्या था, 2019 की डाटा में भी क्या था, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में भी था, अभी भी है। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश 66,000 वर्ग किलोमीटर पर, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ और चौथे पर उड़ीसा। ये क्रम है इसका। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह बात की जाए सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वह लक्षद्वीप में है। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो लक्षद्वीप होगा और 90%, फिर मिजोरम में ले लीजिए 84%। अगर सिर्फ राज्य में पूछे तो मिजोरम मारना, और केंद्र शासित में तो लक्षद्वीप, फिर तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार। तो ये क्रम है इसका प्रतिशत के अनुसार से। तो वह भी हम लोगों ने जाना। क्या क्या देखा, हम लोगों ने जाना सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, फिर सबसे कम वन के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे कम वन आपको मिलेगा देखने को हरियाणा में। हरियाणा में कितना है, हरियाणा में 3.63% आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। और वही बात की जाए, ये आपको सबसे ज़्यादा वन तो ये तो हो गया हरियाणा। पंजाब में है जो 3.367, ये मात्र 0.04% से अंतर है। तो ये कभी कभी प्रश्न में डाल दिया जाता है कि सबसे कम वन सबसे कम मात्रा में कहाँ देखने को मिलता है, हरियाणा में सबसे कम 3.63 और पंजाब में 3.6। तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो बारीकी सा अंतर है। नेक्स्ट 127 में देखेंगे, जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी दी थी। तो उस समय जो 2018 में दिया गया था, तो इसको हम लोग स्किप करके चलेंगे क्योंकि हाल में जो प्रश्न है, जो हाल में पूछने की संभावना, उसी की चर्चा करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है। 2018 में है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में किस जिले को। तो अगर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी के हाल में 2021 में जो स्वच्छता के क्षेत्र में जो सबसे जो सिटी को जिसमें रखा गया 10 लाख से ऊपर, मिलियन सिटी वाले को 10 लाख से कम वाले को 1 से 3 लाख वाले, इस तरह से जो स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है 2021 में, तो सबसे प्रथम सिटी पर 10 लाख में इंदौर है, और दूसरे स्थान पर सूरत है गुजरात का, और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का। ये 10 लाख से अधिक वाले सिटी वह मिलियन सिटी कराते हैं। इसकी चर्चा हम लोग ज्योग्राफी में भी किए, किस तरह से पहले कलकत्ता था, कलकत्ता के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 21, इस तरह से वो बढ़ा उसका दायरा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सबसे स्वच्छ सिक्किम 10 लाख से ऊपर, और 1 लाख से 3 लाख के बीच वाले शहरों में सबसे स्वच्छता किसको कहा गया, नई दिल्ली को कहा गया पहला नंबर पर। उसके बाद अंबिकापुर और छत्तीसगढ़, ये क्रम है, वही अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में ही है।
अब देखेंगे हम लोग 1 लाख से अधिक वाले सभी, तो 1 लाख से अधिक वाले में भी इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है, तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा, ये क्रम है इसका। 2019 में 129 में देखेंगे हम लोग कि सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी योजना माना जाता है, तो यह जन आरोग्य योजना है। इससे प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है। इस जन आरोग्य योजना को जब स्टार्ट किया गया था तो भारत का सबसे बड़ी योजना, क्योंकि इसमें बात किया गया था कि वो फैमिली को जो गरीबी हैं, जो निर्धन है, उनके लिए, उनके परिवार को 5 लाख रुपये का यह स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। यानी कि आप अगर दिखाते हैं, मतलब शुरू करने का पर्पस यही था कि देखा गया था कि निर्धन परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो उस पर इतना कर्ज हो जाता है कि पूरा ज़िंदगी भर उसे चुकाते चुकाते उसकी ज़िंदगी चली जाती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रधानमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू किया गया कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार होते हैं तो सरकार की तरफ से उसको कैशलेस 5 लाख का इलाज उसको मुफ्त दिया जाएगा। तो ये था जन आरोग्य योजना जो स्टार्ट हुआ था 2018 में 14 अप्रैल को। इसमें बोला गया था कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि 2021 तक डाटा 16 पॉइंट समथिंग करोड़ का आ चुका है, जो इसके लाभार्थी, मतलब इसने इतने लोगों के पास ई कार्ड बनकर पहुंच चुका है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया था, इस योजना को विश्व का सबसे बड़ा योजना, जिसको जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना भी कहा जाता है। तो वही जन आरोग्य योजना जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 130 में देख सितंबर 2018 में किस संस्थान ने देश में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, तो ये बड़ौदा विश्वविद्यालय होगा। इसकी चर्चा और भी एग्जामों में प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जीमेक्स। जीमेक का संबंध देखिए, ये कुछ क्या है, द्विपक्षीय, यानी द्विपक्षीय अभ्यास हैं जो भारत और अन्य देशों के साथ किया जाता है। तो आइए, और अन्य संबंधी जैसे जीमेक्स है, ये भारत और किसके साथ में किया जाता है, जापान के साथ में किया जाता है। भारत जापान कहाँ है, जापान भारत नौसेना संयुक्त सेना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो जीमेक्स क्या हो गया कि भारत और जापान के साथ, तो भारत और जापान इसमें पूरा ऑप्शन में ही दिया हुआ है, लेकिन अंतर यही है कि इसमें क्या है, एक में आपको देखने को मिल जाएगा मिलिट्री प्रदर्शनी नौसेना, तो ये नौसेना किया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और ऑल द्विपक्षीय जैसे सिम्बेक्स होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। एक नोमैडिक एलिफेंट होता है, यह भी भारत और मंगोलिया। एक ओसेंडेक्स हाल ही में 2021 में हुआ था, यह भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच में हुआ था, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच में है अभ्यास है। नेक्स्ट देखिए 132 में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में क्या किया गया था, वायु प्रणाली शुभारंभ किस नगर में। देखिए वायु से रिलेटेड दिल्ली काफ़ी इसको लेकर चर्चा में रहा है, वहाँ की आब हवा को लेकर, तो ये हो जाएगा, दिल्ली ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 133 में निम्न में से अभी भी वहाँ प्रयासरत है, इस पर हवा को शुद्ध करने के, पर साफ करने की कोशिश, अभी भी तरह तरह के मशीन बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 बेगूसराय खगड़िया जनपदों में 750 योजनाओं का स्टार्ट किया। ये था उस समय 2018 की बात है, लेकिन हाल ही में बात की जाए तो हम लोग देखेंगे ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना लॉन्च किया गया, जिसमें अब देखेंगे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विकास उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख दिया जाता है, इसमें 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख आपको ऋण मुक्त क्या दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट 84 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना है। और जो बजट है 102 करोड़ का पास हुआ है, तो ये इसका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वास स्थान योजना मुख्यमंत्री, जिसमें से 60,000 भूमि के लिए दिया जा रहा था। फिर और देखेंगे कन्या उत्थान योजना, सुकन्या में हम लोग देखे थे कि जिसमें क्या हो रहा था, एक सुकन्या करके था ना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना था। कन्या सुरक्षा योजना में क्या हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी जो गरीबी रेखा के नीचे है बालिका है, वो जन्म लेती है, तो जन्म लेने के बाद उसका अकाउंट यूको IDBI में खुलाएंगे, तो सरकार के द्वारा उसके अकाउंट में 2,000 रुपया डाल दिया जाएगा। और जब तक वो 18 वर्ष की नहीं होगी तब तक वहाँ पर उसको जो भी होगा उससे रिलेटेड परिपक्वता के साथ जो भी होगा उसको वहाँ तक बढ़ता रहेगा। 18 साल पूरा होने के बाद उसके पूरे परिपक्वता के साथ इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर उसको दे दिया जाएगा। बीच में डेथ होता तो भी प्रावधान दिया जाएगा, लेकिन वह जो दिया जाएगा वह महिला विकास को किसके तहत, वह जो हम लोग देखें कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिसमें परिवहन को लेकर सब्सिडी सरकार दे रही थी कि 3 से 10 पहिए के कोई वाहन खरीदा तो 50% सब्सिडी दिया जाएगा, ये भी था, तो वो भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट देखिए 138 में 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी किस नगर में स्टार्टअप हब की, देखिए ये स्टार्टअप हब 2016 में स्टार्ट किया गया था, पटना में ही किया गया था। और पटना के एक है जो फाइनेंशियल स्टेट कॉर्पोरेशन है, उस भवन को कॉर्पोरेट टावर के रूप में भी बनाने की बात हुई थी। नेक्स्ट 135 में देखेंगे 22 मार्च 2018 को 106वें दिवस पर स्थापना दिवस, यानी 22 मार्च, तो अभी हाल में जो देखेंगे 2022 का अगर बात की जाए तो 2022 में जो 22 मार्च को हुआ है स्थापना दिवस, उसमें तो हम लोगों ने देखा किस तरह से अन्य तरह के गायक संगीतकार आए, और साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट रहा देखने 500 ड्रोन का क्या किया गया शो इसमें किया गया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है।
ये तो आप हम लोग 20 में देखें, ये 22 में देखें, 21 में तो कोरोना के कारण हुआ नहीं था, ऑनलाइन ही संपन्न हुआ था। नेक्स्ट 126 में देखें, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री का में निर्माण भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेलवे इंजन का सामर्थ्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है, ये पूरा बोले जाए भारत का नंबर 1 फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा क्या किया, यानी सामर्थ्यता वाला रेल इंजन का बनाया, वो 1200 हॉर्स पावर का बनाया। यह भारत का तो प्रथम हो ही गया, पूरे वर्ल्ड में 6वां स्थान पर इसका आ गया बनाने वाला। तो यह भी ध्यान में रख लेंगे, जो मधेपुरा में है। नेक्स्ट देखेंगे 137 में 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के सम्मेलन के लिए कहाँ आयोजन किया था। तो ये जो आयोजन किए थे मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था उस समय। आगे हम लोग देखते हैं, अब करा है NDMA ने अप्रैल 2018 को CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर। देखिए ये जो मॉक ड्रिल का अभ्यास होता है, ये मॉक ड्रिल है क्या, थोड़ा जान लीजिए। मॉक ड्रिल होता है वो होता है यानी कोई इमरजेंसी के दरमियान में, जैसे कोई बम विस्फोटक है, यानी कोई बम मिला, कोई इमरजेंसी हुआ, कुछ आग लगा, इस परिस्थिति में कैसे उसे संभालना है, ये वही इसमें बताया जाता है। यानी कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद कितने समय में पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियाँ बम निरोधक दस्ता या फिर अन्य इमरजेंसी तक पहुंचती है, और साथ में यह भी डिपेंड करता है कि जब तक बम निरोधक दस्ता मौके पर नहीं पहुंच जाता, उस स्थिति को किस तरह कंट्रोल संभाला जा सकता है। तो यही होता है मॉक ड्रिल। तो उस समय जो मॉक ड्रिल किया गया था पटना एयरपोर्ट पर किया गया था, लेकिन हाल में देखा जाए 2021 में जो किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया था। इसमें विमान दुर्घटना हो जाने पर किस तरह से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है, उसको लेकर किया गया था। देखिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में तो वही शशिकांत दास ही हैं। तो शशिकांत दास होंगे वर्तमान में, लेकिन ये प्रश्न तो उस समय का है 2018 का। तो देखिए उस समय उर्जित पटेल 16 में, उनका 16 तक कार्यकाल रहता है, 16 से 18 तक उर्जित पटेल रहते हैं, 18 में शशिकांत दास बनते हैं, और आशा करते हैं अभी भी वही बने हुए 25 में गवर्नर है। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के CEO कौन है। देखिए नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जो हैं वह राजीव कुमार हैं। तो राजीव कुमार तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसमें प्रश्न पूछता है या तो आपको उपाध्यक्ष पूछ दे या फिर CEO पूछ दे। तो CEO जो हैं वह अमिताभ कांत ही अभी भी बने हुए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। उन्होंने 2017 में अपना, 17 नहीं कहिए, उससे पहले उसके बाद ही राजीव कुमार 2017 में अपना पद ग्रहण किए थे। तो अब ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत है। और उपाध्यक्ष बात की जाए तो वो राजीव कुमार, अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होते ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो कुछ हम लोगों ने उन पे चर्चा किया जो एग्जाम में प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।